हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका उन अध्यापक एकेडमी पर, जहाँ हम करते हैं सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन। तो आज का हमारा वीडियो हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 7 है, जिसमें हम जनजातीय विभिन्न प्रकार के खाना बदोशों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जनजातियों की डेफिनेशन से। तो देखते हैं जनजातीय किन्हें कहा जाता था। तो जनजातीय वे थे जो ब्राह्मणों के सामाजिक नियम अन्य कर्म कांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे, जैसे कि पहले समाज विभाजित होता था, जैसे शूद्र, क्षेत्रीय इत्यादि। तो जनजातीय क्षेत्रों में ये सब कोई वर्गों में विभाजित नहीं थे। तो इन दोनों को आप मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनजातियों की विशेषता क्या थी। तो पहली थी, ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। और फिर दूसरी है, वे असमान वर्गों में भी विभाजित नहीं थे। अब देखिए, नीचे कुछ जनजातियों के उदाहरण दिए गए हैं जो कि एनसीईआरटी में से लिए गए हैं। तो देखते हैं। पहला है खोपर जनजाति। तो ये कहाँ थी? पंजाब में 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच थी। दूसरा गक्खर। तो ये पंजाब में थी और इनका गक्खर का मुखिया था कमाल खान, और गक्खर को अकबर ने मनसबदार बनाया था। तो गक्खर जनजाति के लोगों को अकबर ने अपने राज्य में मनसबदार की जगह भी दी थी। अब नेक्स्ट है लंगा और अरघन। तो ये कहाँ थे? ये मुल्तान और सिंध के पास पाए गए थे। फिर है गड्डी। तो ये पश्चिम हिमालय में गडरिया की जनजाति थी। किसे? गड्डी। अब नेक्स्ट नागा और अघोम। तो ये उत्तरी पूर्वी भाग पर मिलते थे। अब आगे देखते हैं। चेर, सरदार शाही। तो ये बिहार और झारखंड में 12वीं शताब्दी में थे, और राजा मान सिंह ने 1591 में इन पर हमला किया। और इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। तो चेर सरदार शाहू पर राजा मान सिंह ने 1591 में हमला किया था, और इसी क्षेत्र में कहाँ पर? बिहार और झारखंड में भी मुंडा और संस्थाल रहते थे। और ये दोनों जनजातीय मुंडा और संस्थाल उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। अब नेक्स्ट कोली बिराद। तो ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में थे। और दक्षिण में कोरगा, बेटर और मारवाड़ की विशाल आबादी थी। तो दक्षिण में किसकी विशाल आबादी थी? एक तो कोराग, बेटर और मारवाड़। आगे बढ़ते हैं। अब भील जनजाति। तो पश्चिमी और मध्य भारत में थी। अब है गोंड। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाई जाती थी। तो गोंड कहाँ कहाँ पाई जाती थी? पहला छत्तीसगढ़, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश। तो आप सब इनको याद रखिएगा। अब देखते हैं खाना बदोश और घुमंतु लोग कौन होते थे। तो देखते हैं, अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे, खेती ग्रस्तों से विनिमय भी करते थे। जैसे वे अपने गाय या फिर जानवरों मवेशियों का दूध या घी निकाल कर कृषि को दे देते थे, और कृषि उन अपनी उपज उनके बदले इन्हें देता था। तो ये विनिमय भी करते थे। आगे देखते हैं। अब बंजारा लोग किन्हें कहते देखते हैं। ये व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। तो ये क्या थे? ये भी खाना बदोश थे, परंतु क्या थे? व्यापारी थे। और इन सब का कारवा मतलब उनका इन सब का झुंड क्या कहलाता था? टांडा कहलाता था। अब आगे देखते हैं, गोंड के बारे में पढ़ते हैं कुछ। तो ये गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। नेक्स्ट, ये छोटे छोटे कुलों में बटी थी। नेक्स्ट, प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। नेक्स्ट, अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कंडा के गोंड राज्य में 70,000 गाँव थे। तो अकबरनामा में क्या उल्लेखित है कि गोंड राज्य के लगभग 70,000 गाँव थे। आगे देखते हैं। गोंड राज्य गढ़ों में विभाजित था। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। यह पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोत
बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे। तो देखते हैं इसे। मान लीजिए ये हमारा है गोंड राज्य, फिर उसका विभाजित होता था गढ़ में, फिर गढ़ से बनते थे 84 गांव, फिर 84 गांवों को हम बरहोत में बांटते थे, जिन्हें 12-12 गांव में विभाजित किया जाता था। तो आप इसे एक बार दोबारा से पढ़ेंगे ध्यान से, तो आपके सब समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। गढ़कंटका के गोंड राजा अमन दास को राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए संग्राम शाह की उपाधि धारण की। तो जो जनजाति थे गढ़कंटका, उसके राजा अमन दास ने राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए संग्राम शाह की उपाधि धारण की। अब देखते हैं आगे। इनका पुत्र दलपत, किनका पुत्र था ये दलपत? ये था राजपूत अमन दास के पुत्र। तो पुत्र दलपत ने मोहाबा के चंदेल राजपूत राजा सातवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। तो इनके दलपत पुत्र ने किन से विवाह किया? सातवाहन राजकुमारी दुर्गावती को। अब दलपत की मृत्यु के बाद दुर्गावती ने शासन किया। 1565 में मुगल आसिफ खान के नेतृत्व में हमला किया गया। तो गढ़कंटका पर किसने हमला किया? तो 1565 में मुगल आसिफ खान, और गढ़कंटका को परास्त कर दिया। नेक्स्ट, राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण दुर्गावती का पुत्र के चाचा चंदर शाह को दे दिया। तो जो पुत्र था उनके चाचा को दे दिया है। बाकी बचा हुआ हिस्सा अब देखते हैं। अहोम राज्य, तो ये कहाँ था? तो ये म्यांमार से आकर 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। तो कब आए थे फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र घाटी में? 13वीं शताब्दी में। आगे देखते हैं। 1530 के दशक में ही आगे ने शस्त्र का इस्तेमाल किया इन्होंने। अब 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। 1662 में मीर जुमाला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। तो मुगलों ने कब हमला किया अहोम राज्य पर? 1662 में। अब देखते हैं पाइक किसे कहा जाता है। तो अहोम राज्य के जिन लोगों को जबरन काम दिया जाता था, प्रत्येक गांव को बारी बारी से निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। अर्थात जो अहोम राज्य के लोग होते थे, जनजाति होती थी, उन्हें बारी बारी से अपने गाँव में से कुछ लोग राजा की सेवा के लिए भेजने पड़ते थे, और उन दासों को क्या कहा जाता था? पाइक कहा जाता था। अब आगे देखते हैं। खेल, तो खेल क्या होता था? तो ये अहोम समाज का एक हिस्सा तो था, और जो कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। मतलब अहोम समाज जिन कुलों में विभाजित था उन्हें खेल कहते थे। अब शिव सिंह के बारे में कुछ दिया गया, जो कि 17 से 1444 तक रहे। तो उन लोगों पर ब्राह्मणों को 17वीं शताब्दी में प्रभाव पड़ने लगा। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। तो अहोम राज्य का हिंदू धर्म प्रधान धर्म कब बना? जब शिव संघ के प्रभाव में आए हो। अब नेक्स्ट बुरंजी, तो ये एक ऐतिहासिक कृति है, पहले अहोम भाषा में और फिर अरमिया भाषा में लिखी गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर 7। बहुत ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके सीटेट में बहुत हेल्पफुल करेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ भी लिए तो ये आपको रिवीजन के तौर पर हेल्प करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।